हेलो दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सक्सेस आईटीआई में। तो हम लोग, जैसा कि आप सभी को पता है, एक भाई बिल्डिंग की क्लास जो है हमारी बिल्डर क्लास की है ना। जो बिल्डर है उसको हमारी क्लास जो है उसकी आज क्लास नंबर 7 है। ठीक है दोस्त, जो हम लोग बिल्डर की थ्योरी पढ़ रहे हैं उसकी हमारी जो है वो है क्लास नंबर 7। तो हम लोग क्लास नंबर 7 को जो है यहाँ पे शुरू करते हैं। पीछे हमारी 6 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने वो सारी क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन सभी क्लासेस को आप देख लीजिएगा और उनको पढ़ लीजिएगा। चैनल पे हमारे पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहां से आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। बस आपको करना कुछ नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। और इन सभी क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। जैसे ही किसी भी उसमें चैप्टर खत्म होता है, वो चैप्टर सहित पूरा जो है बोर्ड का पीडीएफ जो पढ़ाया जाता है लिखकर, वो आपको डाल दिया जाएगा वहां पे। ठीक है, तो चलिए, हम लोगों ने प्रतिरोध बिल्डिंग को शुरू किया था। प्रतिरोध बिल्डिंग का बात हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। लेकिन पहली क्लास जो हमारी हुई थी यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 की, ये जो हमारी क्लास थी, पिछली क्लास में हमने क्लास नंबर 6 में ये सारी बातें करी थी कि क्या कैसे सारी चीजें हैं, ये हमने यहाँ पे पढ़ रखा था। ठीक है, ये सारी बातें हमने यहाँ पे पढ़ ली थी। ठीक है दोस्त, तो अभी हमें जो बात करनी थी वो हमें बात करनी है स्पॉट वेल्डिंग से। क्योंकि हमने सबसे पहले जो शुरू किया था प्यारे भाई, मैंने बताया था कि हम लोग प्रतिरोध वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहला इस प्रतिरोध वेल्डिंग को समझा। अब हम लोग समझने जा रहे हैं स्पॉट वेल्डिंग के बारे में। जिस क्रम में मैंने यहाँ पे लिखा है उसी क्रम में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्त, हम लोग बात करते हैं स्पॉट वेल्डिंग के बारे में। देखो भाई, स्पॉट वेल्डिंग के बारे में कुछ बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, इन बातों को जरा ध्यान से समझिएगा कि स्पॉट वेल्डिंग एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग है ना। स्पॉट वेल्डिंग जो है वो एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग की प्रकार है, यानी उसी का ही तो प्रकार है ये, जिसमें दो या दो से है ना, दो या अधिक धातु सीड्स को एक छोटे बिंदु पर जोड़ने के लिए विद्युत धारा और दबाव का उपयोग किया जाता है। देखो, इसमें क्या किया जाता है कि एक छोटे बिंदु पर, इसमें बिंदु के रूप में क्या होता है कि बिल्डिंग होती है, बिंदु के रूप में इसमें बिल्डिंग किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल बॉडी है ना, एरोस्पेस, घरेलू उपकरणों आदि में किया जाता है, जहां पतली धातु सीट्स को जोड़ा जाता है। जहां पर हम कह सकते हैं कि 10 से 15 mm की जो पतली सीट्स होती हैं उनको जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्त? स्पॉट वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं बात को? किसका प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे भाई? हम लोग प्रयोग करते हैं स्पॉट वेल्डिंग का। ठीक है, बताइए जरा, आगे बात करिए, आगे बात को समझा जाए। चलिए, तो ये तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे एक पॉइंट के रूप में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से है मामला। यहाँ पे जरा देखिएगा कि ये हमारा करंट है, क्योंकि ये विद्युत वेल्डिंग का ही भाग है, तो करंट है हमारा इधर से प्लस पॉइंट, जिसे आप कह सकते हैं कि ये हमारा फेज है, और ये हमारा करंट माइनस है, जिसे आप कह सकते हैं कि ये न्यूट्रल है। ठीक है, क्या है ये न्यूट्रल है ना। ये हमारा फोर्स इस पे लगाया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है ऊपर से भी, और यहां पर नीचे से भी प्रेशर लगाया जा रहा है। और ये हमारे क्या है दोस्त? ये है हमारे इलेक्ट्रोड। क्या है हमारे ये है हमारे प्यारे भाई इलेक्ट्रोड है ये। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रोड है, इसे भी हम इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं, है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सीट मेटल का पार्ट है, ये दोनों सीट मेटल है, ये जो है, ये दो भाग जो है ये सीट मेटल है। समझ रहे हैं? इनके द्वारा हमें क्या किया गया कि इनमें विद्युत पहुंचाई गई, तो ये हीट यहाँ पे जनरेट करता है, उसके द्वारा ये पिघल कर एक बिंदु के रूप में यहाँ पर क्या हो जाती है? बिल्डिंग हो जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट का मतलब एक बिंदु के रूप में जो वेल्डिंग की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? स्पॉट वेल्डिंग। ठीक है, चलिए जरा आगे बात करें। कार्य सिद्धांत क्या होता है इसका? जो स्पॉट वेल्डिंग है इसका कार्य सिद्धांत क्या होता है? स्पॉट वेल्डिंग जो है ना, ये जूल के नियम पर आधारित होती है। ये भी किस पर आधारित होती है? ये भी जो है जूल के नियम पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है ये जो है जूल के नियम पर आधारित होती है। ठीक है, तो आप यहां पे लिख लीजिएगा कि यह जूल के नियम पर आधारित होती है। किसके नियम पर? या जूल के नियम पर, या जूल के नियम पर आधारित होती है। समझ गए? अच्छा, जूल का नियम क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जूल का नियम होता है H बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी। ये आपका जूल का नियम होता है जो ऊष्मा उत्पन्न करता है, और इसी का मेन रोल होता है जो क्या किया जाता है दोस्त? वहां पे प्रयोग किया जाता है। यहां पे H क्या है, I क्या है, इन सब के बारे में मैंने आपको बात बता दी है ना।
इन सब के बारे में मैंने आपको जो है प्रतिरोध वेल्डिंग जब मैंने आपको बताई थी तो मैंने यहाँ पे इनके बारे में बातें बता दी थी कि भाई एच क्या है आपका, ये क्या है, ये देखो यहाँ पे मैंने सारी चीजें बता दी है भाई। फार्मूला में तो बदलने वाला नहीं है ना, सेम चीज रहने वाली है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं यहां से। चलिए, तो ये बात हो गई कि भाई इसका क्या है कि जो हमारे पास ये है कार्य सिद्धांत क्या होता है, या जो है जूल के नियम पर ही कार्य करती है। किसके नियम पर कार्य करती है? जूल के नियम पर ही स्पॉट वेल्डिंग जो है काम करती है। चलिए आगे बात करते हैं कि मेन कंपोनेंट्स ऑफ स्पॉट वेल्डिंग, यानी कि मुख्य भाग क्या है स्पॉट वेल्डिंग के जो है, वो मुख्य भाग क्या है, हम कहें तो मुख्य घटक क्या है, ऐसे भी कह सकते हैं। कंपोनेंट मतलब मुख्य घटक क्या है ना। इस भाग की जगह आप मुख्य घटक भी कर सकते हैं कि मुख्य घटक क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आइए जरा दोस्त मुख्य घटक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला मुख्य घटक होता है इस पे भी ट्रांसफॉर्मर। सबसे पहला क्या होता है दोस्त? सबसे पहला होता है ट्रांसफॉर्मर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? ट्रांसफार्मर के बारे में। कि दोस्तों ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था कि उच्च वोल्टेज को कम वोल्टेज और अधिक करंट में बदलता है ना। और करंट की जो मात्रा है ना वो 1000 से 10,000 एम्पियर तक हो सकती है, ये बात भी यहां पे है। तो इसमें जो है दोस्त सबसे पहला पॉइंट है कि ये क्या करता है, उच्च वोल्टेज को, है ना, उच्च वोल्टेज को क्या करता है, ये निम्न वोल्टेज में बदलता है और अधिक करंट में बदलता है। क्या करता है? उच्च वोल्टेज में को निम्न वोल्टेज में और अधिक करंट में बदलता है। क्या करता है? अधिक करंट में बदलता है। समझ गए बात को? क्या करता है? अधिक करंट में बदलता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो इस ट्रांसफार्मर में है, ये क्या करता है कि करंट की मात्रा 1000 एम्पियर से 10,000 एम्पियर तक करता है, ये है ना। यहां पे आप लिख सकते हैं कि भाई करंट की मात्रा कितनी होती है। करंट की मात्रा जो होती है दोस्त वो 1000 से लेकर 10,000 एम्पियर तक होती है। जो ये ट्रांसफार्मर होता है ये क्या करता है कि जो करंट की मात्रा होती है ना वो 1000 से 10,000 एम्पियर तक रखता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा भाग जो हमारा इसका है, दूसरा भाग हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोड। दूसरा भाग मेरे प्यारे भाई इसका क्या है? दूसरा भाग है हमारे पास इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड्स के बारे में हम यहां पे अगर बात करें, इलेक्ट्रोड्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोड्स क्या होता है? ये कॉपर या कॉपर एलाय से बने होते हैं। जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये काहे के बने होते हैं? ये कॉपर या फिर कॉपर एलाय के बने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है कि यह कॉपर या फिर कॉपर एलॉय के बने होते हैं ना, या कॉपर एलाय के बने होते हैं। बात आप समझ गए? ये किसके बने होते हैं? कॉपर या फिर कॉपर एलाय के बने होते हैं, है ना। ऊपरी और निचले इलेक्ट्रोड, है ना, धातु सीट्स को क्या करते हैं? दबा कर रखते हैं। जो यहाँ पे क्या किया गया है मेरे प्यारे भाई, जो ऊपरी और निचले जो इलेक्ट्रोड है ये क्या करते हैं? धातु को ना, धातु की सीट जो होती है उसको दबा कर रखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? अगला पॉइंट, जो ऊपरी और निचले इलेक्ट्रोड होते हैं वो क्या करते हैं, है ना, ऊपरी और निचले जो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं प्यारे भाई वो धातु सीट्स को दबा कर रखते हैं। तो इलेक्ट्रोड के अंदर दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि ऊपरी व निचले इलेक्ट्रोड, है ना, क्या करते हैं? धातु को क्या करते हैं? जो धातु सीट होती है उसको दबा कर रखते हैं। क्या करते हैं दोस्त? धातु सीट्स को दबाकर रखते हैं। धातु सीट्स को क्या करते हैं? धातु सीट्स को दबाकर रखते हैं, ठीक है। समझ गए? उष्मा के संपर्क से खराब ना हो इसलिए इन्हें क्या किया जाता है? कूल भी किया जाता है, ठंडा भी किया जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो इलेक्ट्रोड के माध्यम से ही तो हम करंट पहुंचाते हैं, तो उष्मा के संपर्क से खराब ना हो, ये क्या होना हो? उष्मा के संपर्क से
खराब ना हो, इसलिए इनको क्या किया जाता है, इसलिए इनको प्यारे भाई कूल किया जाता है। क्या किया जाता है, कूल किया जाता है। समझ गए इतनी बात इलेक्ट्रोड के बारे में। अच्छा, अगला जो हमारे पास पॉइंट आता है वो होता है क्लैंपिंग। क्लैंपिंग का मतलब होता है जो हमारा क्लैंपिंग मैकेनिज्म है, जैसा कि मैंने आपको वहां पर भी बताया था, जब मैंने आपको प्रतिरोध वेल्डिंग बताई थी, तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था, तीसरे नंबर पे ही शायद मैंने बताई थी वो बात, कि जो क्लैंपिंग मैकेनिज्म है वो क्या करता है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, जो क्लैंपिंग मैकेनिज्म है ये क्या करता है इसके बारे में बात करते हैं। देखो कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ने वाला हूं, एकदम डिटेल से एकदम बढ़िया से पढ़ाने वाला हूं, तो ध्यान से पढ़िएगा। देखो जो क्लैंपिंग होता है ना मैकेनिज्म, ये करता क्या है, धातुओं को आवश्यक दबाव से पकड़ने के लिए क्या करता है, जो क्लैंपिंग मैकेनिज्म होता है, क्लैंप से ही समझ में आ रहा है, क्लैंप का मतलब पकड़ने वाला, तो धातुओं को आवश्यक दबाव से पकड़ने के लिए, क्या करने के लिए, धातु सीट्स लिख देता हूं ना मैं, धातु सीट्स को, धातु सीट्स को आवश्यक दबाव से, धातु सीट्स को आवश्यक दबाव से पकड़ने के लिए, है ना, आवश्यक दबाव से पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, किसका, क्लैंपिंग मैकेनिज्म का। यह दबाव क्या करता है, न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक या मैकेनिकल हो सकता है ना, यह दबाव जो है न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक या फिर मैकेनिकल हो सकता है। यह दबाव जो दिया जाता है, ठीक है भाई, जो हम इन सीट्स के क्या करते हैं, सीट्स को जो हम लोग क्लैंपिंग मैकेनिज्म से दबाव देते हैं ना, तो यह दबाव न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक, है ना, यह दबाव न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक्स या फिर मैकेनिकल हो सकता है। क्या हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है। बात समझे कि नहीं आप, क्या हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है। समझ गए इतनी बात। अच्छा, मैंने तीन बातें बताई, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रोड और क्लैंपिंग, है ना, क्लैंपिंग मैकेनिज्म, क्लैंपिंग मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोड्स और ट्रांसफार्मर, ये तीन बातें करी हमने, है ना। चलिए चौथे बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारा टाइमर होता है। चौथा पॉइंट हमारे पास क्या है दोस्त, टाइमर, और जो हमारे पास कंट्रोल सिस्टम हम जिसको कहते हैं वही सेम, है ना, कंट्रोल सिस्टम। ये मेन जो है घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो टाइमर और जो हम कहें कंट्रोल सिस्टम, है ना, ये करंट के प्रवाह का समय और दबाव की मात्रा नियंत्रित करता है ना। ये करता क्या है दोस्त, ये क्या करता है, जो कंट्रोल यूनिट होती है आपकी, है ना, जो कंट्रोल यूनिट होती है मेरे प्यारे भाई, ये करंट के प्रवाह का समय और दबाव की मात्रा नियंत्रित करता है। जो करंट का प्रवाह होता है उसका समय और दबाव की मात्रा नियंत्रित करता है ना। तो क्या कहेंगे आप, यह करंट के प्रवाह हुआ, है ना, जो करंट का उसमें जो प्रवाह हो रहा है ना इलेक्ट्रोड में, उसके करंट के प्रवाह का समय और दबाव की मात्रा, है ना, करंट के प्रवाह का समय और जो हम क्या कर रहे हैं वहां पे दबाव दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, दबाव की मात्रा नियंत्रित करता है। क्या करता है, दबाव की मात्रा, दबाव की मात्रा क्या करता है दोस्त, दबाव की मात्रा नियंत्रित करता है। ठीक है, दबाव की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब हमारा लास्ट होता है जो कि है हमारे पास कूलिंग सिस्टम। पांचवा और जो लास्ट है वो है हमारा कूलिंग सिस्टम। तो कूलिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो देखो कूलिंग सिस्टम जो होता है ना,
वो इलेक्ट्रोड और धातु सीट को ठंडा रखने के लिए होता है, या हम कहें तो इलेक्ट्रोड्स और ट्रांसफार्मर को अधिक गर्म होने से बचाता है, और जो सीट्स हैं उनको भी, है ना। इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोड्स और ट्रांसफार्मर को अधिक गर्म होने से क्या करता है, बचाता है ना। अधिक गर्म होने से बचाता है, अधिक गर्म होने से बचाता है। समझ गए। ये थे इसके कुछ कंपोनेंट, है ना, मुख्य घटक थे, जो ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रोड्स, है ना, क्लैंपिंग मैकेनिज्म जिसके बारे में हमने अभी बात करी। उसके बाद और क्या था हमारे पास, कंट्रोल सिस्टम था, दूसरा था हमारे पास कूलिंग सिस्टम। इनके बारे में हमने क्या कर ली, बात कर ली। ठीक है, समझ गए बात को कि नहीं। चलिए आगे बात करते हैं कि भाई स्पॉट वेल्डिंग की प्रक्रिया क्या होती है, स्पॉट वेल्डिंग का मेथड क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं, है ना। जो स्पॉट वेल्डिंग है उसका हमारा मेथड क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्त, है ना। कि वर्किंग फ्रॉम, बताइए, बोलिए जरा दोस्त, इतनी बात आप समझे या नहीं समझे कि स्पॉट वेल्डिंग की प्रक्रिया क्या होती है ना। वर्किंग फ्रॉम जो है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें समझने वाले हैं। समझ रहे हैं बात को कि नहीं। आ जाओ, स्पॉट वेल्डिंग की प्रक्रिया। तो देखो प्रक्रिया में हमारा सबसे पहला नंबर क्या है, सबसे पहला नंबर है कि दोस्त हमें तैयारी करनी पड़ती है। भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे तैयारी। काहे की तैयारी करेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं कि कहां जाना है। धातु सीट को साफ किया जाता है ताकि ऑक्साइड या गंदगी ना रहे। सबसे पहला स्टेप होता है कि आप तैयारी करें, यानी कि धातु सीट्स को क्या करते हैं, धातु सीट्स को साफ करते हैं, है ना। क्या करते हैं दोस्त, जो धातु की सीट होती है उनको साफ किया जाता है ताकि ऑक्साइड या गंदगी न रहे। ठीक है, ताकि ऑक्साइड या गंदगी ना रहे, है ना, ताकि ऑक्साइड या फिर गंदगी ना रहे। ठीक है, ये पहला काम आपने कर लिया। अब इसके बाद आपका दूसरा काम जो होता है वो होता है क्लैंपिंग, है ना। क्या है दोस्त, क्लैंपिंग। अच्छा, क्लैंपिंग से आप क्या करते हैं, क्लैंपिंग का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि सीट्स को इलेक्ट्रोड के बीच रखा जाता है। क्या किया जाता है, जो आपकी सीट है, जो धातु सीट्स है, उनको इलेक्ट्रोड के बीच में रखा जाता है, पकड़ा जाता है ना। तो आप यहां पे लिखेंगे कि सीट्स को इलेक्ट्रोड्स के बीच, इलेक्ट्रोड्स के बीच रखा जाता है। क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखा जाता है। समझ गए इतनी बात। अच्छा बताओ, ठीक है, ये दो स्टेप आपने कर लिए। तीसरा स्टेप जो आपका होता है वो होता है दबाव लगाना। तीसरा स्टेप आपका क्या होता है भाई, तीसरा स्टेप आपका होता है दबाव लगाना। दबाव लगाने का मतलब ये होता है इलेक्ट्रोड सीट्स को आवश्यक, है ना, दबाव से क्या करते हैं, दबाते हैं। जो इलेक्ट्रोड्स हैं, है ना, इलेक्ट्रोड सीट को आवश्यक दबाव से क्या करते हैं, दबाते हैं। इलेक्ट्रोड सीट तो दबाते हैं ना, बताओ। इलेक्ट्रोड्स सीट्स को क्या करते हैं भाई, आवश्यक दबाव से क्या करते हैं, आवश्यक दबाव से दबाते हैं। क्या करते हैं, आवश्यक दबाव से दबाते हैं। समझ गए बात को, आवश्यक दबाव से क्या करते हैं, दबाते हैं। ये तीसरा नंबर हो गया। अब आप चौथे नंबर पर क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, ये तीन स्टेप तो आपने कर लिए, ये तीन स्टेप जो है ये तो आपने कर लिया। अब चौथे नंबर का स्टेप क्या है, देखो दोस्त, चौथे नंबर पे है करंट को प्रवाहित करना। अब बात आती है हमारे पास कि करंट प्रवाहित करना। ठीक है,
देखो मैं स्टेप बाय स्टेप एकदम आराम से बता रहा हूं, आपके मन में प्रैक्टिकली भी ये चीजें बन रही होंगी, इसलिए मैं आराम से और लिख के बता रहा हूं। देखो ट्रांसफार्मर से करंट प्रवाहित किया जाता है आमतौर पर, है ना, 0.01 से 0.5 सेकेंड तक क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर से करंट प्रवाहित किया जाता है। सबसे पहली बात तो ट्रांसफार्मर से करंट प्रवाहित किया जाता है ना, 0.01 से 0.05 सेकंड तक, क्या 0.01 से 0.01 से 0.5, है ना, इसको मैं इधर लिख देता हूं, प्रवाहित किया जाता है करंट। अब देखो करंट को मैं यहां लिख देता हूं ना, करंट प्रवाहित किया जाता है 0.01 से 0.5 सेकंड तक, मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, सेकंड तक ये जो करंट है इसको प्रवाहित किया जाता है 0.01 से 0.5 से, है ना। संपर्क क्षेत्र पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और धातु क्या होती है, पिघल जाती है। जहां पे आप संपर्क करते हैं वहां पे ऊष्मा उत्पन्न होती है और धातु पिघल जाती है, ठीक है। तो संपर्क क्षेत्र पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है और धातु पिघल जाती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है और धातु क्या होती है, पिघल जाती है। ये हो गया चौथा पॉइंट, करंट को प्रवाहित करना। पांचवा, पांचवा पॉइंट जो होता है आपका वो क्या होता है उसके बारे में बात करता हूं। पांचवा पॉइंट जो होता है आपका वो होता है जोड़ बनना, ठीक है। पांचवा पॉइंट जो होता है वो होता है जोड़ बनना। आ जाओ सर। जोड़ बनना, ठीक है। जोड़ बनने की बात अगर हम करें तो पिघलती हुई धातु ठंडी होकर एक मजबूत बिंदु बनाती है। क्या करती है, पिघली हुई ठंडी धातु पिघली हुई धातु पिघली हुई धातु ठंडी होकर क्या करती है, एक मजबूत बिंदु बनाती है। ठंडी होकर एक मजबूत बिंदु बनाती है, समझ गए। अच्छा, अब इसके बाद होता क्या है, फिर हम इसके बाद क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो लास्ट में और छठवें नंबर पर हम क्या करते हैं, छठवें नंबर पर हम करते हैं ठंडा करना। ठंडा करने का मतलब क्या है कि करंट बंद होने के बाद दबाव बनाए रखते हैं ताकि जोड़ मजबूत बने, है ना। क्या है दोस्त, बिल्डिंग जब कंप्लीट हो जाती है ना तो करंट बंद कर देते हैं, तो करंट बंद होने के बाद दबाव बनाए रखते हैं ताकि जोड़ मजबूत हो जाए, ठीक है ना। करंट बंद होने के बाद दबाव बनाए रखते हैं ताकि जो ज्वाइंट है ना, जो जोड़ है वो क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। ज्वाइंट जो है वो क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। समझ गए बात को कि नहीं।
चलिए भाई, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बात करते हैं और इंपॉर्टेंट बात करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है, स्पॉट वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले पैरामीटर। स्पॉट वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले पैरामीटर, सबसे पहले वेल्डिंग करंट की बात करते हैं दोस्त, कि सबसे पहले जो हमारे पास क्या होता है दोस्त, जो वेल्डिंग करंट, वेल्डिंग करंट के बारे में बात करते हैं। जो आपका वेल्डिंग करंट होता है ना, मैंने अभी पीछे बताया था, 1000 से 10,000 एम्पियर तक होता है ये, 1000 से लेकर 10,000 एम्पियर तक, ठीक है, 1000 से 10,000 एम्पियर तक। समय की अगर मैं बात करूं, टाइम, देखो समय की बात है 0.01 से 0.5 सेकेंड, ठीक है, पीछे मैंने भी बताया, ठीक है। दबाव, दबाव की अगर मैं बात करूं, दबाव, अगर हम दबाव की बात करते हैं तो दबाव हम कैसे देते हैं, दबाव हम देते हैं सीट की मोटाई और सामग्री के अनुसार। क्या करते हैं दोस्त, दबाव जो होता है वो सीट की मोटाई और सामग्री के अनुसार, ठीक है, समझ गए बात को। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा सा रुकिएगा जरा। चलो भाई आगे बात करी जाए, आ जाओ। तो ये मैंने आपको बता दी, ठीक है, कि स्पॉट वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले जो पैरामीटर जो होते हैं ना, इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है, वेल्डिंग करंट 1000 से 10,000, समय 0.01 से 0.5 सेकंड, दबाव सीट की मोटाई और सामग्री के अनुसार, ठीक है। आगे चौथे नंबर पे बात करें, अगर चौथे नंबर पे है इलेक्ट्रोड टिप का आकार, वो भी तो निर्भर करता है ना। इलेक्ट्रोड टिप का आकार, इलेक्ट्रोड टिप का आकार, देखो इलेक्ट्रोड टिप का आकार, जो मैं टिप क्या होती है वो मैं बताता हूं जरा, कि टिप क्या है। ये जो इसका ये जो नुकीला सा भाग यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये इसकी क्या होती है, टिप होती है। ये भी डिपेंड करता है, ये भी पैरामीटर के अंदर आता है, तो इस बात को भी जरा समझिएगा, ठीक है। आ जाओ, इलेक्ट्रोड टिप का जो व्यास है ना, सॉरी, जो उसके टिप का व्यास, जो जोड़ का व्यास होता है ना, वो व्यास को क्या करता है, निर्धारित करता है कि हमें टिप कैसी रखनी है ना। जोड़ के व्यास को निर्धारित करता है इलेक्ट्रोड टिप का आकार, किसको, जोड़ के व्यास, जोड़ के व्यास पर निर्धारित करता है कि हमें टिप कैसी यूज करनी है। समझ गए बात को, ठीक है भाई, बोलो इतनी बात आप समझे कि नहीं समझे। चलिए आगे बात करें अगर, कि स्पॉट वेल्डिंग के फायदे क्या है, देखो बहुत तेज और स्वचालित प्रक्रिया है, अपने से किसी फ्लक्स
या फिलर मेटल की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, साफ सुथरा और मजबूत जोड़ बनाता है। तो ये उसी का है, क्या बोलते हैं, प्रतिरोध वेल्डिंग का ये एक भाग है। तो सेम चीजें हैं, पतली शीट्स के लिए प्रयोग किया जाता है। उत्पादन लागत कम के लिए ये होता है कि कम हमें जो है यहाँ पे खर्च आता है। स्पॉट वेल्डिंग की कमियां क्या है, मोटी धातु सीट्स को जोड़ नहीं पाता ये, इलेक्ट्रोड का बार बार घिसना, यानी भाई इलेक्ट्रोड बार बार घिस जाता है ना। अगला पॉइंट जो है, जोड़ केवल बिंदु पर ही होता है, निरंतर नहीं, यानी कि जोड़ सिर्फ एक पॉइंट पर होता है। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे किया यहां तक ये ज्वाइंट हो रहा है, ऐसा नहीं, सिर्फ एक पॉइंट पर ही ज्वाइंट होता है। क्या होता है, सिर्फ एक पॉइंट पर ही, एक बिंदु पर ही ये ज्वाइंट करता है ना। उच्च प्रारंभिक लागत, है ना, क्या है, उच्च प्रारंभिक लागत। जो प्रारंभिक लागत स्टार्टिंग में होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। आगे स्पॉट वेल्डिंग के उपयोग ऑटोमोबाइल, बॉडी कार, ट्रक आदि में होता है। एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर, स्टेनलेस स्टील फर्नीचर, किचन उपकरण, है ना, बैटरी टैब और मेटल कैसिंग, यहां पे इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। सुरक्षा, हमें पीपीएस जैसे ग्लव्स, गॉगल्स पहनने चाहिए। पीपीई जो है वो आपके लिए जरूरी है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हमेशा जरूरी है, आप कोई भी काम करो उनको उपयोग करो। मशीन को ओवरलोड ना करें, ज्यादा लोड ना डालें। इलेक्ट्रोड और कनेक्शन साफ रखें, ठीक है। कूलिंग सिस्टम चालू रखें जिससे ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रोड अधिक ज्यादा गर्म ना हो। उच्च वोल्टेज से बचाव के उपाय रखें, हमेशा अपने पास उच्च वोल्टेज होता है तो उससे बचाव के क्या रखें, उपयोग रखें, ठीक है। अच्छा, स्पॉट वेल्डिंग का निरीक्षण, वेल्ड का व्यास और गहराई मापी जाती है, परीक्षण किया जाता है वेल्ड करने से पहले, है ना। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग द्वारा जांच की जाती है। अच्छी क्वालिटी वेल्ड में कोई क्रैक या पोरोसिटी नहीं होनी चाहिए, नहीं होती, है ना। अच्छी क्वालिटी वेल्ड में कोई क्रैक या पोरोसिटी नहीं होती। ये पोरोसिटी और क्रैक क्या है, सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गई इसका निरीक्षण, है ना। आगे हमारे पास फिर है सीम बिल्डिंग। तो आज हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं, सीम बिल्डिंग के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे प्यारे भाई, ठीक है। तो अगर क्लास आपको बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इतना बेहतरीन कंटेंट भाई फ्री में कोई नहीं पढ़ाता है, लेकिन आपको फ्री में मिल रहा है तो उसका उपयोग करिए। नोट्स बनाइए, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।